हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने पिछले टर्म में हमने आपको एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स बताए थे। आज हम आपको सारे एसिड्स और बेसिस के रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे। रिलेटिव स्ट्रेंथ से आप क्या समझते हैं, पहले हम ये देखते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ होता क्या है। हमने तमाम तरीके के एसिड्स पढ़े हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, HNO3, HF, ये सारे एसिड्स हैं। और इन सारे एसिड्स में कौन कितना अच्छा एसिड है या इन एसिड्स का क्रम क्या होगा, जब हम इसकी जानकारी लेना चाहते हैं तो इसी को हम कहते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। यानी कौन सा एसिड किससे ज़्यादा शक्तिशाली है, किससे कम शक्तिशाली है, इन सारी बातों को अगर हम एक क्रम में लगा दें तो हमें जो डाटा मिलता है उसी को हम बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ। तो एसिड्स के केस में भी ऐसा ही होता है और इसी तरह से बेस के भी केस में ही होता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि हम कैसे तमाम तरीके के एसिड्स का एक सीक्वेंस तैयार कर पाते हैं, किस आधार पे हम वो सीक्वेंस बना पाते हैं, जिससे देख के हम जान सकें कि कौन सा एसिड कितना स्ट्रांग है और कौन सा एसिड कितना वीक है। किसी भी एसिड के स्ट्रांगनेस या वीकनेस को हम उसके प्रोटॉन निकालने की टेंडेंसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई एसिड जितना ज़्यादा प्रोटॉन निकालता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग एसिड होता है। कोई एसिड कम प्रोटॉन निकालता है तो वो उतना ही वीक एसिड होता है। फॉर एग्जांपल हम एक एसिड लेते हैं, एक एसिड जिसका सिंबल हम AH मान लेते हैं। अगर इसको वाटर में डिसॉल्व किया जाए तो ये अपने आयनों में आयोनाइज हो जाता है इस तरह से H प्लस A माइनस। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और एट इक्विलिब्रियम अगर हम इस रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ AH। दिस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज आल्सो कॉल्ड एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, क्योंकि ये एसिड के लिए लिखा जा रहा है, एसिड के डिसोसिएशन के लिए लिखा जा रहा है, इसलिए इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हम Ka से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो Ka इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइड बाई AH। इस इक्वेशन को देख के हम जान सकते हैं कि अगर कोई एसिड अच्छा एसिड है या स्ट्रांग एसिड है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होगा और उससे H प्लस और A माइनस ज़्यादा बनेंगे। यानी कोई भी एसिड ऐसा है जो स्ट्रांग है तो उससे ज़्यादा H प्लस निकलेंगे, और अगर किसी एसिड के लिए H प्लस की मात्रा H प्लस का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो उसके लिए Ka की वैल्यू भी अधिक हो जाएगी। अगर H प्लस की वैल्यू ज़्यादा होगी इस इक्वेशन में तो ये ज़्यादा Ka वैल्यू को देगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ऐसे एसिड्स जिनके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा होगी वो ज़्यादा स्ट्रांग होंगे, जिनके लिए Ka की वैल्यू कम होगी वो कम स्ट्रांग होंगे। Ka को हम एक दूसरे टर्म में भी लिख सकते हैं जिसे कहते हैं pKa। ये उसी तरह से लिखा जाता है जैसे हम H आयन कंसंट्रेशन के माइनस लॉग को लिखते हैं। माइनस लॉग ऑफ H आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड pH। इसी तरह से माइनस लॉग ऑफ Ka इज कॉल्ड pKa। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस की एसिडिटी के बारे में हमें स्टडी करनी है तो उसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट या pKa वैल्यू जानकर हम उसके एसिड स्ट्रेंथ का कंपेयर किसी दूसरे एसिड से कर सकते हैं। जिस एसिड का Ka ज़्यादा होगा वो स्ट्रांग एसिड होगा और जिस एसिड का pKa कम होगा
वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन पैदा हो सकता है कि Ka ज़्यादा हो और pKa कम हो। इसको मैं सॉल्व करता हूँ इस कंफ्यूजन को। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, फॉर एग्जांपल अगर Ka की वैल्यू 10 टू पावर -4 है और एक दूसरा एसिड है जिसके लिए Ka की वैल्यू 10 टू पावर -6 है, तो आप किसे कहेंगे, कौन सा स्ट्रॉन्ग और कौन सा वीक? तो जिसके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा हो, 10 टू पावर -4 इज ग्रेटर देन 10 टू पावर -6, so that acid is more strong than this acid because this is more dissociative. ये ज़्यादा डिसोसिएशन देता है, इसलिए इससे ज़्यादा एचाइन बनेगा। इसके लिए Ka की वैल्यू ज़्यादा है इसलिए ज़्यादा स्ट्रांग होगा। इसके Ka की वैल्यू कम है, ये कम डिसोसिएट होगा, इसलिए ये एसिड वीक होगा। अब देखिए इसकी सहायता से अगर हम pKa निकालें तो log 10 टू पावर -4 करने पे आएगा 4 और यहाँ log 10 टू पावर -6 करने पर आएगा 6, यानी यहाँ पर pKa की वैल्यू और यहाँ पर pKa की वैल्यू 4 और 6 आ रही है। तो जिसमें Ka की वैल्यू ज़्यादा है उसके pKa की वैल्यू कम है, जिसके Ka की वैल्यू कम है उसके pKa वैल्यू ज़्यादा है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अगर Ka ज़्यादा है तो pKa कम आएगा, Ka कम है तो pKa ज़्यादा आएगा। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर किसी एसिड के लिए Ka की वैल्यू अधिक है या pKa की वैल्यू कम है तो वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह से यदि कोई एसिड ऐसा है जिसके Ka की वैल्यू कम है और pKa की वैल्यू ज़्यादा है तो वो वीक एसिड हो जाएगा। यानी स्ट्रॉन्ग एसिड हैज लार्ज Ka and small pKa वैल्यू। इसी तरह से वीक एसिड्स have small Ka and large pKa वैल्यू। तो इस तरह से हम Ka या pKa वैल्यूज निकाल करके एसिड्स की रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में बता सकते हैं। अब हम आते हैं इसी तरह से बेस के लिए रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस कैसे बताते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी बेस को इस तरह BOH से रिप्रेजेंट करते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होने पे इस तरह से B+ और OH- में डिसोसिएट होता है, तो इस आयनिक इक्वेशन के लिए हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम लिखना चाहें तो बराबर होगा ये कंसंट्रेशन ऑफ B+ इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH- डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ BOH। Similarly, this equilibrium constant is the constant for dissociation of base, so it can be represented by the term Kb, which is called as base dissociation constant. Base dissociation constant Kb, and it is given by concentration of B+ into concentration of OH- डिवाइड बाई concentration of BOH। जैसे हमने एसिड के लिए Ka को एक दूसरे टर्म pKa में कन्वर्ट किया था, इसी तरह से बेसिस के केस में Kb के लिए भी एक नया टर्म हो सकता है pKb, which is similar to minus log of Kb। तो जैसे आपने पढ़ा था कि Ka की वैल्यू ज़्यादा हो तो ज़्यादा एसिड डिसोसिएट होता है और वो स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। इसी तरह से अगर कोई बेस ज़्यादा मात्रा में डिसोसिएट होता है तो उससे ज़्यादा OH- जनरेट होगा और वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस माना जाएगा।
तो अगर आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, ज़्यादा डिसोसिएट होगा, आयनों की संख्या ज़्यादा होगी, तो निश्चित रूप से उस बेस के लिए Kb की वैल्यू भी ज़्यादा होगी, और अगर Kb की वैल्यू ज़्यादा होगी तो उसके pKb की वैल्यू कम हो जाएगी। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि वो बेसेस ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं जिनके लिए Kb की वैल्यू लार्ज होती है और pKb की वैल्यू स्मॉल होती है। ऐसे बेसेस स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग बेस की एक कैटेगरी है। स्ट्रॉन्ग बेस हैज लार्ज Kb एंड स्मॉल pKb। इसी तरह से जो वीक बेस होंगे उनके लिए Kb स्मॉल होगा और pKb लार्ज हो जाएगा। हम ये स्ट्रॉन्ग और वीक का टर्म कंपेयर के समय यूज करते हैं। जब हम दो एसिड का कंपेयर करेंगे तब उनमें एक स्ट्रॉन्ग और एक वीक होगा। अदरवाइज हम किसी को ये नहीं कह सकते कि स्ट्रॉन्ग है या वीक है। लेकिन जिसके लिए Ka या Kb की वैल्यूज ज़्यादा है, सामान्य वैल्यू से अधिक है, तो हम कह सकते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में है। और अगर Ka या Kb की वैल्यू नॉर्मल वैल्यूज से भी कम होती है तो हम उसको वीक की कैटेगरी में रखते हैं। अब हमारे पास इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं, इनके माध्यम से हम आपको एसिड्स के एसिड स्ट्रेंथ और pKa के बीच में रिलेशन समझाते हैं। देखिए, आपने इससे पहले पढ़ा कि Ka की वैल्यू अधिक और pKa की वैल्यू कम अगर है तो ये कंडीशन है स्ट्रॉन्ग एसिड के लिए, और अगर इसका रिवर्स होता है तो वो एसिड वीक होगा। इसी तरह से Kb की वैल्यू और pKb की वैल्यू, ये कंडीशन होती है स्ट्रॉन्ग बेस के लिए। Kb ज़्यादा हो और pKb कम हो, Ka ज़्यादा हो, pKa कम हो। अब हमारे पास में देखिए एग्जाम्पल, ये 3 एग्जाम्पल्स हमने एसिड के लिए लिए हैं और नीचे के 3 एग्जाम्पल्स बेस के लिए लिए हैं। तो पहले हम एसिड के एग्जाम्पल्स को देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एसिटिक एसिड। जब वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये एसीटेट आयन और H आयन में टूटता है। इस आयोनाइजेशन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या Ka का माइनस लॉग लेते हैं और pK की वैल्यू आती है 4.76। इसी तरह से HF के लिए, इसके वाटर में आयोनाइजेशन के लिए pKa की वैल्यू है 3.30, जबकि HCl के वाटर में आयोनाइजेशन के लिए pKa वैल्यू है 6.4। तो अब आप यहाँ पर देख के बता सकते हैं कि जिसका Ka वैल्यू अधिक उसका pKa वैल्यू कम और वो स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ सबसे कम pKa वैल्यू 3.30 है, यानी HF इन तीनों में सबसे कम pKa वैल्यू रखता है, इसलिए सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इससे ज़्यादा pKa वैल्यू इसकी है, इसलिए ये इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा। इससे ज़्यादा pKa वैल्यू इसकी है, इसलिए ये सबसे कम स्ट्रॉन्ग यानी सबसे वीक होगा। तो इस आधार पर हम इन तीनों के रिलेटिव स्ट्रेंथ का ऑर्डर दे सकते हैं। हम कहेंगे HF इज मोर स्ट्रॉन्गर देन एसिटिक एसिड, इट इज मोर स्ट्रॉन्गर देन HCl। इसी तरह से बेस के लिए हमारे पास 3 बेस है और तीनों बेसेस को वाटर में डिसॉल्व करने पर जो pKb वैल्यू आती है वो यहाँ पर दिए गए हैं। इनमें सबसे कम pK वैल्यू AgOH के लिए है, यानी इसका Kb वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, तभी pKb वैल्यू सबसे कम है। इसलिए दिस बेस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस एमंग दीज 3। तो आप कह सकते हैं कि AgOH is most strongest base among 3. Then C2H5NH2 has maximum value, so it is also strong base and it has the maximum pK value, so this is the weakest base. इसकी pKb की वैल्यू 96.3 है, यानी ये मिनिमम Kb वैल्यू रखता होगा, इसलिए ये सबसे वीक बेस होगा। ये
उससे स्ट्रॉन्ग बेस और ये सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा। इस तरह से हम अगर तीनों को ऑर्डर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं AgOH is more stronger base than ethylamine. It is more stronger base than calcium hydroxide.